गुड मॉर्निंग गर्ल्स। स्पेशल एंड नोवेल फूड की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे फंक्शनल फूड या न्यूट्रास्यूटिकल्स की, यानी कार्यवाहक और आहारीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक भोज्य। नए भोज्य पदार्थों को उपभोक्ताओं की पसंद, नापसंद, स्वाद और पदार्थ के आकर्षण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, किंतु वर्तमान समय में अनुसंधान से खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य संबंधी लाभों को भी समझा जा रहा है। इन खाद्य पदार्थों जैसे प्याज, लहसुन, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज आदि में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं और कुछ विशिष्ट रोगों जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हृदय रोग आदि से हमारी सुरक्षा भी करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को कार्यकारी भोज्य पदार्थ या फंक्शनल फूड्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा गया है। जो बेस्ट प्राकृतिक कार्यवाहक भोज्य पदार्थ हैं उनमें है मछली, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हार्ट। दूसरा है इसी के अंदर खमीरीकृत दुग्ध उत्पाद, यानी जो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत यूज़फुल हैं और सर्वोत्तम प्राकृतिक कार्यवाहक भोज्य पदार्थों में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फल और सब्जियां जिनमें फाइबर, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन पाया जाता है, जो अगेन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा होल सीरियल्स, पूर्ण अनाज जिसमें रेशा पाया जाता है, जो कि प्रीबायोटिक का एक प्रकार है। चावल की भूसी का तेल यानी राइस ब्रान ऑयल, आपने सुना होगा, आजकल बहुत इसका चलन है और बाज़ारों में बहुत से ब्रांड के आपको राइस ब्रान ऑयल मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें ओरिजिनॉल पाया जाता है। इसी प्रकार से अंगूर की शराब यानी ग्रेप वाइन के अंदर रेस्वेरेट्रॉल पाया जाता है, जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसी के साथ में सोया उत्पाद यानी सोयाबीन से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनमें आइसोफ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं और अगेन दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। अर्थात कार्यकारी भोज्य पदार्थ वो हैं जिनमें पोषकीय लाभ तो होते ही हैं, साथ ही वो उपभोक्ता को विशिष्ट स्वास्थ्य और आरोग्य संबंधी लाभ प्रदान करते हैं। कुछ मैंने आपको ऊपर बताए, मछली, खमीरीकृत दूध पदार्थ, फल, सब्जियां, पूर्ण अनाज, इनमें तो इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में आपको की जानकारी में देना चाहूँगी। तो कुछ विशिष्ट कार्यकारी भोज्य पदार्थ हैं। सबसे पहला है इसमें ओट प्रोडक्ट्स। आपने सुना होगा आजकल ओट्स का भी काफ़ी चलन होने लगा है और कॉर्नफ्लेक्स और व्हीट फ्लेक्स के स्थान पर हम ओट्स का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि दे आर वेरी रिच इन फाइबर्स। ओट्स और उससे बने भोज्य पदार्थ पोषक महत्ता और स्वाद की दृष्टि से सर्वोत्तम होते हैं। इनकी ऊपरी परत में अनाजों की भांति अघुलनशील रेशे पाए जाते हैं, जो आंतों में क्रमानुकंचन गति यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर कब्ज और बड़ी आंत के कैंसर से बचाव करते हैं। ओट्स जो है वो होता है जई, ये जौ नहीं है लेकिन ये जई से बना हुआ पदार्थ है। इन परतों में इसकी जो परतें हैं, ऊपरी परत जो है इसमें गोंद यानी गम, लिग्निन, विटामिन, फाइटेट और फिनैलिक तत्व आदि भी पाए जाते हैं। एसडीए के अनुसार ओट और उससे निर्मित पदार्थों के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है और साथ ही साथ जो हानिकारक एलडीएल है, लो डेंसिटी जो होता है, वो कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। आपको मालूम है 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल और एक एलडीएल। तो जो एलडीएल है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, जबकि एचडीएल को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। ओट्स में पाया जाने वाला बीटा ग्लाइकेन नामक तत्व मुख्यतः इसके लिए उत्तरदायी है, यानी कि वो इस हानिप्रद एलडीएल को कम करने में मदद करता है और एचडीएल को बढ़ाने में सहायक होता है।
दूसरा जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सोयाबीन प्रोडक्ट्स वो हैं। तो सोयाबीन के प्रयोग से सोयाबीन दूध, सोया पनीर या टोफू, सोया पनीर को हम टोफू भी कहते हैं, श्रीखंड या कबाब आदि बनाए जा सकते हैं। सोयाबीन की सहायता से संरचित वनस्पतिक प्रोटीन भी बनाए जाते हैं जो स्वाद, रस संरचना और पोषकीय महत्ता में सर्वोत्तम होते हैं। सोयाबीन उत्पाद का यदि प्रयोग हम करते हैं तो उसके कई लाभ हैं। उसमें सबसे पहला जो लाभ है वो है, इनमें लैक्टोज शर्करा नहीं पाई जाती। इस कारण लैक्टोज से एलर्जी की स्थिति में सोयाबीन दूध दिया जा सकता है। दूसरा है लाभ इसका, सोयाबीन दूध में गाय के दूध की अपेक्षा दुगनी प्रोटीन और वसा की मात्रा आदि होती है। तो ये निश्चित रूप से ये हमारे स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट हैं। जो सबसे और एक और बेनिफिट है इसका कि ये कोलेस्ट्रॉल रहित होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जो बेनिफिट है इसका, सोयाबीन में आइसोफ्लेविन नामक तत्व पाए जाते हैं जो कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करते हैं, जिससे हड्डियों के रोग जैसे ऑस्टियोपोरोसिस से हम रक्षा कर सकते हैं। यह कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोकता है, उनकी एजिंग को रोकता है सेल्स की। यह एचडीएल या लाभप्रद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल यानी हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसी प्रकार से यह हृदय रोग की सुरक्षा करता है और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकने में भी सहायक है। सोयाबीन दूध से दही, लस्सी आदि पदार्थ बनाए जा सकते हैं। सोयाबीन में ट्रिप्सिन अवरोधक तत्व पाए जाते हैं, अतः प्रयोग से पहले इनकी प्रोसेसिंग आवश्यक है। सोयाबीन में आपको मालूम होना चाहिए कि 20% तेल पाया जाता है, अतः इसे तिलहन की श्रेणी में रखा गया है। इनमें लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड और इमल्सिफाइड एजेंट्स होते हैं जिनका प्रयोग उनको गाढ़ा करने में किया जाता है। और सोया मिल्क का एक बहुत अच्छा उदाहरण आप सबने सुना होगा, याकुल्ट के नाम से जो मिलता था, वो प्रोबायोटिक के रूप में लोग यूज़ करते हैं कि भाई इसका व्यक्ति का जिनका डाइजेशन सही नहीं है, यदि वो इस याकुल्ट का या प्रोबायोटिक मिल्क का यूज़ करेंगे तो उनकी पाचन शक्ति है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है इसके अंतर्गत वो है आपका गेहूं की भूसी यानी व्हीट ब्रैन। तो गेहूं की भूसी में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले रेशे बड़ी आंत की कार्यविधि और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकंचन गति को सहायता प्रदान करते हैं। इससे कब्ज और अपच की समस्या नहीं होती है। यह बड़ी आंत और स्तन कैंसर से भी सुरक्षा प्रदान करता है। गेहूं की भूसी में अप्राप्त अघुलनशील रेशे बड़ी आंत की बैक्टीरिया द्वारा खमीरीकृत नहीं होते। इस कारण ये जल को सोखकर की मल की मात्रा को यानी शेषांश की मात्रा को बढ़ा देता है और मल निष्कासन में सहायक होता है। गेहूं की भूसी के अलावा चावल की भूसी भी इसी प्रकार से न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर ही आती है, फंक्शनल फूड के अंदर आती है। तो चावल की भूसी में क्योंकि घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। अघुलनशील रेशे आंतों में मल की मात्रा बढ़ाते हैं जिससे मल त्याग की आवृत्ति बढ़ती है और मल त्याग में अधिक प्रेशर या दबाव नहीं पड़ता। आंतों द्वारा अधिक मात्रा में बाइल एसिड यानी बाइल जूस को अवशोषित कर लिया जाता है और यह पित्त रक्त में पुनः अवशोषित नहीं होता। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उपलब्ध कोलेस्ट्रॉल से अधिक बाइल निर्मित होता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि बाइल का क्या यूज़ है हमारी बॉडी के अंदर। बाइल हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन में और उसके डाइजेशन में सहायता प्रदान करता है। तो जब बाइल अधिक हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उससे रक्त में कम हो जाती है क्योंकि वो फैट को पूरी तरह से पचाने में सक्षम हो पाता है। विशेषकर चावल की भूसी के प्रयोग से कम घनत्व वाले हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कमी आ जाती है। इससे हृदय रोग और पित्त की थैली में बनने वाले पत्थरों से सुरक्षा मिलती है, यानी गॉल ब्लैडर स्टोन्स एंड हार्ट डिजीज़ के अंदर यदि हम इस राइस ब्रान का प्रयोग करते हैं तो इन दोनों से हमारे शरीर को सुरक्षा मिल सकती है। चावल की भूसी में प्राकृतिक अनऑक्सीकारक तत्व जैसे टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल और ओरिजिनॉल पाए जाते हैं। चावल की भूसी से बने तेल में
ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हृदय को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन अंगूर और अन्य खट्टे रसीले फल। अंगूर और उसके उत्पादों में स्वास्थ्यवर्धक फ्लेविनॉइड्स तत्व और अन्य फिनोलिक तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों के कारण अंगूर, अंगूर के रस और शराब में विभिन्न सुगंध एवं रंग उत्पन्न होता है। अंगूर में एंथोसाइनिन, फ्लेविनॉल, फ्लेवोनोल और टैनिन नामक फिनोलिक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी अनऑक्सीकारक तत्व हैं और विशेष रूप से अंगूर और उसके उत्पादों में प्रचुर रूप से पाए जाते हैं। इन तत्वों में लाभदायक एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। ये कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी और संक्रमण आदि से सुरक्षा प्रदान करते हैं। खट्टे, रसीले, पीले और नारंगी फलों में विटामिन सी, ई एवं कैरोटीनॉइड तत्व पाए जाते हैं, ये जो कि कैंसर, हृदय रोग और कैटरेक्ट यानी आँखों में जो मोतियाबिंद हो जाता है उससे हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। कुछ अन्य तत्व जैसे लाइमोनाइड और फ्लेविनॉइड कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि को धीमा कर देते हैं। नेक्स्ट जो फूड है इस कैटेगरी के अंदर वो है आपके रोज काम में लिए जाने वाला अनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन। अब प्याज और लहसुन में क्या होता है कि इनमें पाए जाने वाले विशिष्ट स्वास्थ्यवर्धक तत्वों के कारण औषधि रूप में इनका प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। ये अस्थमा, गठिया यानी अस्थमा आप सबको मालूम है, गठिया यानी आपका अर्थराइटिस, हृदय रोग, चेचक तो अब एरेडिकेट ही हो चुकी है, जुखाम, मलेरिया, मधुमेह और ट्यूमर आदि बीमारियों में औषधि के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं। अनुसंधानों से यह भी ज्ञात हुआ है कि प्याज और लहसुन के एलियम नामक तत्व धमनियों में थक्का बनने से रोकते हैं और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को भी रोकते हैं। साथ ही साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं यानी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी रोगों में सहायक होते हैं। अभी आपने एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने सुना होगा, कोरोना से बचाव के लिए भी कच्चे प्याज के सेवन का सलाह दी गई है कि कच्चा प्याज खा करके आप ऊपर से पानी पी लें तो आप कोरोना मुक्त हो सकते हैं। अगर 100% नहीं तो कुछ न कुछ मात्रा में तो ये उसको कोरोना का प्रभाव कम करने में बिल्कुल सक्षम है और हमारा आयुर्वेद भी इसके प्रभाव को मानता है प्याज और लहसुन के। प्याज और लहसुन बहुत से रूपों में उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे प्याज का हम पाउडर बनाकर आपको मार्केट में अवेलेबल है, इसका अचार हम बना सकते हैं, डिब्बा बंद यानी जो प्रिजर्व्ड लहसुन और प्याज हैं उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लहसुन का जूस और कैप्सूल के रूप में भी लहसुन का या एसेंस हमको उपलब्ध हो जाता है। प्याज और लहसुन में वाष्पशील सल्फर तत्व पाया जाता है जिनकी तीक्ष्ण गंध भोजन पकाने में प्रयुक्त होती है। और यहाँ पर ये बता दूं कि अभी जिस वीडियो की मैं आपको बात कर रही हूँ या जिस कोरोना के ट्रीटमेंट के अंदर जो कच्चे प्याज की बात चल रही है उसमें भी इस सल्फर को ही इसका उत्तरदायी माना गया है कि ये सल्फर जो है वो इसकी कोशिकाओं को कोरोना की कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन इट इज़ वेरी वायरल और डॉक्टर्स भी इस चीज़ को कुछ हद तक मानने को तैयार है कि कच्चे प्याज का सेवन इस समय में फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है सरसों यानी मस्टर्ड। सरसों का प्रमुख प्रयोग तेल और मसाले के रूप में किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में सरसों को कैंसर रोधी तत्व माना गया है। ये सूक्ष्म जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं और ग्लूकोज और वसाओं के उपापचयन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से समुद्री भोज्य पदार्थ हैं उनसे जो आपको वसा प्राप्त होती है वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत है। जैसे समुद्री मछली जैसे कॉड और सील आदि में संतृप्त, असंतृप्त और अर्धसंतृप्त तीनों प्रकार की वसाएं पाई जाती है, तीनों प्रकार के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। विशेषकर ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 वसीय अम्लों का उत्तम स्रोत है। समुद्री स्रोतों में आवश्यक वसीय अम्ल जैसे लिनोलेनिक और इकोसेपेंटिनोइक एसिड पाए जाते हैं जो रक्त में वसा की मात्रा को या लिपिड की मात्रा को कम करते हैं।
हानिकारक कम घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन को भी ये कम करते हैं और इस प्रकार से हमारे शरीर की हृदय रोगों से सुरक्षा करते हैं। लास्ट इसके अंदर कैटेगरी में है आपके अनॉक्सीकारक। एक तो होते हैं ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है अनॉक्सीकारक तत्व। तो अनॉक्सीकारक तत्वों का मुख्य कार्य ऑक्सीजन के मुक्त अणुओं द्वारा कोशिकाओं में होने वाली क्षति को रोकना है। यह मुख्य अणु एक युग्म की भांति कार्य करते हैं, जैसे कार्बोनेट रेडिकल, नाइट्रेट और मिथाइल रेडिकल आदि। यह मुक्त तत्व उपापचयन संबंधी अव्यवस्था पैदा करते हैं और कोशिका भित्ति को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हृदय रोग, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती है। वर्तमान अनुसंधानों से यह पता चलता है कि अनॉक्सीकारक जो तत्वों के प्रयोग यदि हम करें तो इससे मुक्त अणुओं से होने वाली क्षतियों को रोका जा सकता है। सब्जियां, फल, संपूर्ण अनाज, सूखे मेवे, अंकुरित और खमीरीकृत भोज्य पदार्थ सभी अनॉक्सीकारक तत्वों का अच्छा स्रोत हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से तो तत्व हैं और ये किन किन में पाए जाते हैं यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। अनॉक्सीकारक तत्वों के जो वनस्पति स्रोत है, तो विटामिन सी जैसे इसमें सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट। आपने सुना होगा कि इनके प्रयोग से आप बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर की रक्षा करके और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो विटामिन सी सबसे पहला ऑक्सीकारक पदार्थ है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आप सब जानते हैं। इसके स्रोत क्या हैं? खट्टे फल, नींबू, अमरूद, अंगूर, आंवला। और साथ ही साथ यदि हम अंकुरित भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं, अंकुरित दालें हैं, उसमें चना, मूंग, मोठ, और इसी के साथ साथ फर्मेंटेड फूड के अंदर भी ये बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल जाता है विटामिन सी। शिमला मिर्ची और हरी सब्जियां भी इसका अच्छा स्रोत हैं। दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है विटामिन ई, जिसके स्रोत हैं पालक, टमाटर, हरी फूल गोभी यानी ब्रोकली जिसको हम कहते हैं, दालें, मेवे, तिलहन, अंडे, वनस्पति तेल आदि। तीसरा एंटीऑक्सीडेंट है कैरोटीन, जो कि विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है, और इसके जो स्रोत हैं जितने भी पीले और लाल रंग की फल और सब्जियां हैं, उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कद्दू, पालक और जो आपकी खुबानी आती है ड्राई फ्रूट्स के अंदर, ये सभी कैरोटीन के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है लाइकोपीन, जिसमें अमरूद, जो कि अमरूद, टमाटर और अंगूरों में पाया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूटिन और जियाजेंथीन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि पालक, हरी सब्जी, सिलेरी, हरा प्याज आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लेविनॉइड्स हैं जो कि प्याज, स्ट्रॉबेरी, सेब, खट्टे रसीले फल, मूंगफली, चाय, अंगूर, सेम आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट है आइसोफ्लेविन, जो कि दालों में विशेष तौर पे सोयाबीन और अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स, इनमें पाया जाता है। सल्फर संबंधी जो तत्व हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो आपके लहसुन प्याज में पाए जाते हैं। तांबा युक्त तत्व हैं इसी के अंतर्गत, वो हैं दालों में मशरूम, ऑलिव, एवोकेडो, काले अंगूर, आम, अमरूद, केला, आड़ू, खुबानी, आलू आदि में पाए जाते हैं। और इस कैटेगरी में लास्ट जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है आपका मैग्नीज युक्त तत्व, जो कि चुकंदर, अनानास, दालें, पालक, हरी सब्जी और केले आदि में पाया जाता है। राइट, तो ये सारे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और उनके स्रोत हैं। यदि हम बात करें भोज्य पदार्थों में जैव प्रौद्योगिकी की यानी बायोटेक्नोलॉजी इन फूड, तो जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग भोज्य उत्पादन और भोज्य संसाधन में प्राचीन समय से किया जा रहा है। 19वीं सदी में जैव तकनीकी विज्ञान पहले से अधिक विकसित हो गया है। वर्तमान समय में जैव तकनीकी विज्ञान का प्रयोग
और प्रसंस्करण में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर काम आती है देखिए। सबसे पहले है इसके अंदर जीवाणु और कवक। तो जीवाणु और कवक का हम कहाँ पे काम में लेते हैं देखिए। फर्स्ट है इसका खमीरीकृत भोज्य पदार्थ। जितने भी फर्मेंटेड फूड्स हैं उनमें हम इन जीवाणु और कवक का हमको यूज़ मिलता है। जैसे इस श्रेणी के अंतर्गत जितनी प्रकार की शराब है, अल्कोहल है, खमीरीकृत मछली है, दूध है, मांसाहारी भोज्य पदार्थ, सोयाबीन से बने हुए खमीरीकृत पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड आदि आते हैं। इन सभी भोज्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इन भोज्य पदार्थों का स्वाद और उसका न्यूट्रिटिव जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है और उन्हें अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है। खाद्य प्रौद्योगिकी की सहायता से इनमें प्रयुक्त सूक्ष्म जीवाणुओं को इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है जिससे बनने वाला उत्पाद अधिक सुगंध युक्त और बेहतर किस्म का होता है। दूसरा इस कैटेगरी के अंदर खाद्य योजक यानी फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड्स हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग बहुत वर्षों से भोजन में प्रयुक्त एडिटिव जैसे अमीनो अम्ल, सिट्रिक एसिड, विटामिन, किण्वन और जैंथन गम नामक आदि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किया जाता रहा है। इसी के अंदर भोज्य पदार्थों में कुछ एंजाइम्स या किण्वक का प्रयोग करते हैं। वनस्पतियों, जंतुओं या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त एंजाइम स्टार्च से संबंधित उद्योगों में अत्यंत आवश्यक है। डेयरी उद्योग में भी चीज़ के निर्माण में रेनिट नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। कम लैक्टोज की मात्रा वाला दूध बनाने हेतु फंगस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लैक्टेज नामक एंजाइम की उत्पत्ति होती है। एंजाइम की सहायता से ही कुछ नवीनतम प्रोटीन के स्रोतों को बनाया गया है, जैसे पत्तियों से बना प्रोटीन। ठीक है, तो ये हैं कुछ आपके खाद्य पदार्थों के उत्पादन और प्रसंस्करण में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग। और इसी के अंदर आपका जो दूसरा जो प्रकार है, इसमें एक तो आपका ये हो गया जीवाणु और कवक, और दूसरा है वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में, जिसमें प्लांट्स और एनिमल और फूड एनालिसिस के अंदर भी इनका हम प्रयोग करते हैं। और इसी में हमने बात करी थी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की, जो कि हम पहले कर चुके हैं। राइट, अब इसके अलावा जो गर्ल्स आपके कोर्स में है, एक है नोवेल फूड्स। तो नोवेल फूड्स क्या होते हैं? ये है टाइप ऑफ फूड दैट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ कंजम्पशन और इज प्रोड्यूस्ड with a method that has not previously been used for food। यानी कि नोवेल फूड वो हैं जिनकी कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं है कि इनको इनको किस तरह से किया जाए, या इनके बनाने के मेथड्स भी इसमें नहीं दिए गए हैं। इसमें फूड एडिटिव्स जो हैं वो आपके आ जाते हैं, और आपने देखा होगा कि हर जितने भी प्रोडक्ट हम बाज़ार से लाते हैं इनके ऊपर कुछ कोड्स लिखे हुए रहते हैं, तो जो कि फूड एडिटिव्स होते हैं, जो कि उसके लंबी अवधि तक रखने के लिए, उनको ख़राब नहीं होने के लिए उसके ऊपर उनमें मिलाए जाते हैं, वो भी इस नोवेल फूड के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये नोवेल फूड हैं, ये अपने में इंक्लूड करते हैं प्योर केमिकल्स, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो सकते हैं। इसमें आपके क्लोन्ड एनिमल्स हो सकते हैं, जिनमें एनिमल की क्लोनिंग की जाती है। होल फूड न्यू टू अ पर्टिकुलर world, region and food processed by a new technology, assurance of safety and nutritional quality of the food supply in particular region for regulation of normal novel food। ठीक है, तो इनकी जो विशेषता क्या है नोवेल फूड्स की, कि दे आर न्यूली डेवलप्ड है, बिल्कुल नए तरीके से इनको बनाया गया है, इनोवेटिव फूड हैं और फूड प्रोड्यूस यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इनको नई तकनीकी की सहायता से इनको बनाया जाता है। तो नोवेल फूड्स जो है जिनका चलन नहीं है, लेकिन इनको हम किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अंदर हम इनका निर्माण करते हैं और इनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री हमारे पास उपलब्ध। तो दीज आर योर नोवेल फूड्स, और इसी के साथ में आपकी ये यूनिट समाप्त हो जाती है। शेष अगली कक्षा में बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।